लास्ट टाइम भी गलती हो गई थी जी रिकॉर्डिंग की, प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा दिया करें। मैंने आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बेटा हम जब सेशन एंड हुआ है तो हम बात कर रहे थे जी कि वो हमने नाइव बेस जो है वो क्लास डिटर्मिन करनी है, तो किस तरह से करेंगे यूजिंग नाइव बेस मॉडल। तो दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास और उसके साथ फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो क्लासेस की जो बेटा हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, लेफ्ट साइड को गौर से देखिएगा। लेफ्ट साइड में याद रखें ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने काइंड ऑफ लगाई हुई है ये। तो लेफ्ट साइड पे बेटा जितनी भी टर्म्स होंगी, इंडिविजुअल क्लासेस जो भी बन रही होंगी डॉक्यूमेंट्स में से, उन तमाम क्लासेस की हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे और वो तकरीबन जो तरीक़ेकार होगा वो सेम ही रहेगा। तो ये एक जो भी हमारे पास क्लास आएगी, ये नोट कीजिएगा, फोर की एक लूप लगा हुआ है, एक एक क्लास को जो जो भी आ रही हैं क्लासेस में से उनको हमने पिक करना है और ये वाला फार्मूला होगा जिसकी मदद से हमें उस इंडिविजुअल क्लास की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे बेटा हम ये करेंगे कि हम जो वर्ड्स गिवन जो क्लास की टर्म्स हैं, अब उनकी बेटा हमने प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, अब हमने नोट कीजिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको वो भी एक दो स्लाइड्स पहले हमने देखा था। तो सिंगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स जे जो हैं वो, यानी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि जे क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको एक बड़े क्लास बड़ी वो जो है वो डॉक्यूमेंट में चेंज कर लें। जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की है कि उनको मर्ज करके तमाम डॉक्यूमेंट्स जे जो हैं यानी जो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना लें जिसको यहाँ पर टेक्स्ट जे कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, तो उस बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर उससे अप्लाई करेंगे कैसे, फॉर ईच वर्ड डब्ल्यू के इन वोकैबुलरी। तो नोट कीजिएगा वो क्या है, अब ये एक लूप चला और ये नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दिस वर्ड इन टेक्स्ट, बड़े टेक्स्ट में जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी आती है बेटा उसको हम ये यहाँ पर इस वेरिएबल एन के में जो है वो स्टोर कर लेंगे और जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ऑफ दैट वर्ड गिवन अ पर्टिकुलर क्लास जे, वो निकलेगी एन, यही वर्ड यही जो एन के जो है प्लस अल्फा। याद रखिएगा ये अल्फा किसके लिए है, ये वो है स्मूथिंग का जो ऑपरेटर था अल्फा। तो अगर आपने बेटा स्मूथिंग की हुई है, 1 रखा हुआ है या 0.5 रखा हुआ है वट, तो बेटा ये वो है। और नीचे आएगा एन प्लस अल्फा इंटू वोकेबलरी। याद रखिएगा ये अल्फा जो है ये वही है जिसे हमने डेल्टा कहा था जब हमने स्मूथिंग की बात की थी। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला है। एंड यहाँ से देखिएगा कि क्योंकि इंडिविजुअल पीसीज हमारे पास प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्लासेस यहाँ से डिटर्मिन हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स जितने हैं वो यहाँ से डिटर्मिन हो जाएंगे, एंड देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग दीज टुगेदर। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है, आर्ग मैक्स। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारी फिर क्लास की प्रोबेबिलिटी होगी जी। जी बेटा एनी क्वेश्चंस। अभी हम एग्जांपल्स की तरफ मूव नो करते हैं सर। इंशाल्लाह यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये बहुत आसान सी चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है। तो रिलेशनशिप टू लैंग्वेज मॉडलिंग, ये वही बात आ गई। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये जनरेटिव मॉडल क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास क्लास चाइना है तो इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल x1 शंघाई, x2 एंड, x3 शेंजन, x4 इश्यूज, बॉन्ड्स वटेवर, ये जो भी हैं ये इसकी जो हैं वो बन जाएंगे जिसे कहते हैं अगर आप इसको देखना चाहें तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड बेस्ड नेटवर्क। एक्चुअली इसको कहते हैं बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, ये कहलाता है बेस्ड नेटवर्क। और होता क्या है बेस्ड नेटवर्क के अंदर, एक्चुअली क्वाइट सिंपल चीज़ होती है। यहाँ पर इसकी टॉप पे क्लास होती है और नीचे जो होते हैं इसकी आर्ट, यहाँ ये समझिएगा कि ये इसके तमाम फीचर्स होते हैं, फीचर वेक्टर्स भी नहीं कहते हैं। तो दिस इज आपको जो है बेटा वो एक बेस नेटवर्क जो है वो दिखाया गया है। इसके ऊपर वैसे काफ़ी जिसे कहते हैं काम होता है। हम इसको एआई जब हम कोर्स को टैकल करते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं बेस नेटवर्क वगैरह को भी जो है वो थोड़ा बहुत इंक्लूड करने की। तो
अगर हम इसको अभी हम देखते हैं इसकी एग्जांपल के इस तमाम जो क्लासेस हैं जो फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको किस तरह से फिर हम इस क्लास से रिलेट कर सकते हैं। ओके, ये एरोज जो हैं नोट कीजिएगा, क्लास से टूवर्ड्स फीचर्स हैं। तो हम बेसिकली x1 को, वो जैसे पिछले फार्मूला में नोट कीजिएगा, तो हमारे पास ये, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जे यहाँ पर होगी वो चाइना की प्रोबेबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू के जो होगी वो हर वर्ड की या हर उसके फीचर की प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे शंघाई की प्रोबेबिलिटी, एंड की प्रोबेबिलिटी, शेंजन की प्रोबेबिलिटी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो नाइव बेस्ड क्लासिफायर कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ फीचर, जैसे यूआरएल है, ईमेल एड्रेस है, डिक्शनरीज हैं, नेटवर्क फीचर्स हैं, यू कैन यूज एनीथिंग एज अ फीचर। बट एज इन द प्रीवियस स्लाइड, वी ओनली यूज वर्ड फीचर्स। व्हाई? बिकॉज टेक्स्ट के साथ बेटा हम काम कर रहे हैं, टेक्स्ट में हमारे लिए एडवांटेज होता है कि हम वर्ड फीचर्स को यूज करें। वी यूज ऑल ऑफ द वर्ड्स इन द टेक्स्ट, नॉट ए सबसेट। ये भी नोट कीजिएगा, व्हाई? बिकॉज कि हम बात कर रहे हैं कि वो जो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड हम करते हैं उसमें एक्चुअली हम ऑल ऑफ द वर्ड्स इन द टेक्स्ट जो है वो उसको यूज करते हैं। अभी हमने जैसे कि आपने देखा था कि ये भी नोट कीजिएगा, यहाँ पर भी वही बात है कि ऑल द वर्ड्स इन द डिक्शनरी है, एंड अगर आप यहाँ पर भी बात करें तो ऑल द वर्ड्स, ये देखें काउंट ऑफ डब्ल्यू है, ये कोई पर्टिकुलर डब्ल्यू आई डब्ल्यू जे कुछ और नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमें तमाम वर्ड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन में। ओके, देन नाइव बेस हैज़ एन इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटी टू लैंग्वेज मॉडलिंग। जाहिर है लैंग्वेज मॉडलिंग में भी अगर आपको याद हो तो तमाम प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं जिसमें हम ऑल द वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, ये जैसे अभी इसको देखते हैं हम, मैं ज़रा इसको, जी, तो अब करना क्या है जी, हमने याद कीजिए लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। लैंग्वेज मॉडल की बेटा बेटा डेफिनेशन क्या थी, बेसिक डेफिनेशन? लैंग्वेज मॉडल, जब हम क्या करते हैं, वर्ड्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं, या इससे बेटर जो होती है वो ये होती है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, कोई एक सेंटेंस है, जैसे आई लव दिस फन फिल्म फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, तो बेटा लैंग्वेज मॉडल ये कहता है कि इसमें से हर जो भी वर्ड आ रहा है उसको एक प्रोबेबिलिटी दें और फिर तमाम सेंटेंस की कोई एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। इसको बेटा हम कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। और यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, इंडिविजुअल वर्ड्स को इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हो। जैसे गौर से देखो, ये आई को लेट से 10% प्रोबेबिलिटी है, 0.1 है, ये लव की 10% है, दिस की और कम है प्रोबेबिलिटी, फन की उससे भी कम है, ये कुछ समझ लीजिए कोई अस्यूम्ड वैल्यू है, कोई लेट से आपको जस्ट आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। तो ये 0.1 10% प्रोबेबिलिटी फिल्म की है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास अगर तमाम वर्ड्स की गिवन क्लास जो है वो प्रोबेबिलिटीज अगर हों, जैसे कि ये हैं, गौर से देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड है जैसे आई है, और गिवन क्लास, ओके, कोई एक प्रोबेबिलिटी है उसकी सी, देन हम क्या करते हैं बेटा, हम असाइन करते हैं पूरे सेंटेंस को कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी गिवन द क्लास। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और ये किसके बराबर होती है, हम बेसिकली इन तमाम को आपस में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वर्ड गिवन क्लास को आपस में क्या कर देते हैं जी, हम मल्टीप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये नोट कर लिया, और प्रोबेबिलिटी एस गिवन पोजीशन, ये एस क्या है इसके अंदर, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट अगर आप बात करें, एस मीन्स के वो जो है वो याद कीजिए, जब हमने कहा था कि हमने कहा था ना इसके शुरू में ये स्टार्ट होता है और एंड में फिर इसका हम वो इसको भी एंड टर्मिनल के साथ कर देते हैं। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्ट गिवन दिस पोजीशन जो है वो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है इसकी, यूं। तो बेसिकली हम करते क्या है जी, हमें जब प्रोबेबिलिटीज पता चल जाए जैसे ये हैं, हम इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पूरे सेंटेंस की जो है वो एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, राइट, सो विच क्लास असाइंस द हायर प्रोबेबिलिटी टू एस। अब ये नोट कीजिएगा, हमने देखना है कि दो क्लासेस हमारे पास, एक है पॉजिटिव,
एक है नेगेटिव। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एस को इनमें से क्या पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी मिलती है या नेगेटिव जो है वो क्लास उसको मिलती है, दोनों में से। और जाहिर है वो दोनों डिपेंड करेंगी प्रोबेबिलिटीज पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की वर्ड की गिवन प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अब हमने करना क्या है, तो नोट कीजिएगा, इन तमाम को जी हमने यहाँ नोट कर लिया, दोनों को, दोनों केसेस में। और फिर हमने यहाँ से देख लिया कि प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन पॉजिटिव जो है वो ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन नेगेटिव। तो आपने फाइंड आउट कैसे करना है बेटा, इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। उसके बाद आप इन नेगेटिव्स वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वो ये आ जाएगी। तो आप देखोगे कि पॉजिटिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्चुअली ग्रेटर है। अच्छा, उसकी एक वजह साफ नजर आ रही है कि क्यों ग्रेटर है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए क्यों जी। गौर से देखें नंबर्स की तरफ, ये नंबर दोनों जी सर बराबर वो। हैं, जी सर। ये भी बराबर हैं, चलो ये भी समझ लें बराबर हैं। यहाँ पर बहुत फर्क है, ये देखें गौर से, जीरोज हैं। और जितने ज्यादा जीरो होंगे जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और जो नंबर आता है वो और जीरोज उसमें ऐड हो जाते हैं, याद है, और छोटा हो जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव में नंबर्स जो हैं वो जीरो ज्यादा हैं, तो ये जाहिर है जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसका जो वैल्यू आएगी वो और लेस से लेस होती जाएगी। तो इस यही वजह है कि ऊपर वाली जो पॉजिटिव है, अगर हम बगैर यानी मल्टीप्लिकेशन भी करें तो फिर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा फिगर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये भी एक तरह से हमने क्या किया है, गौर से देखिएगा, हमने नाइव बेस क्लासिफिकेशन ही इस्तेमाल की है, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको एज ए लैंग्वेज मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया है। ठीक है, और जिस तरह से हम लैंग्वेज मॉडल में इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन थी दोनों केसेस में। हमने जानना चाहते हैं जी नाइव बेस क्लासीफायर क्या करेगा कि ये या इधर आएगा या ये इधर जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर तो ये यूनिग्राम मॉडल है तो आप क्या करेंगे, इन तमाम जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से देख लेंगे। याद रखिएगा वो आर्ग मैक्स याद है, वो जो टर्म आती थी फॉर्मूला में, याद है, अभी 2-3 स्लाइड्स पे प्रीवियसली आए, हमने देखा था कि क्लासेस आ रही हो तो हम उनमें से कौन सी क्लास चूज करेंगे जो मैक्सिमम जिसकी वैल्यू आएगी। तो बेटा इन दोनों में अगर हम देखें तो पॉजिटिव की जो है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए हम एस जो है, जो भी सेंटेंस एस है, बेसिकली याद रखें सेंटेंस एस, उसको हम पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी जो है वो साइन कर देंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? जी बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर आवाज आ रही है। ओके, राइट। सो अब एक वर्क एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास कुछ कॉर्पस दिया हुआ है, उसमें कुछ सेंटेंसेस हैं। अब हमने नोट कीजिएगा इन तमाम को कोई क्लासेस जो हैं वो जो है वो असाइन करनी। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के अंदर नोट कीजिएगा 1 2 3 4 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये जो 4 एग्जांपल्स हैं ये ट्रेनिंग एग्जांपल हैं। अब हम डिटर्मिन ये करना चाह रहे हैं, नोट कीजिएगा, और ट्रेनिंग में लेबल डेटा है बेटा, नोट कीजिएगा, इसकी सी क्लास है, इसकी इस टेक्स्ट की सी क्लास है, एक मिसाल है, इस टेक्स्ट की भी सी क्लास है और इस टेक्स्ट की सॉरी जे क्लास है। हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास टेस्ट डेटा है बेटा, उसमें एक एग्जाम्पल है, और हम डिटरमिन ये करना चाहते हैं कि इसको क्या क्लास है जो इनमें से असाइन होगी। जाहिर है दो ही ऑप्शन है, या सी होगी या जे होगी, वो बेटा हम डिटरमिन करना चाहते हैं। जी बेटा, प्रॉब्लम समझे? जी बेटा, क्लास मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज। ओके,
ऑलराइट, तो नोट कीजिएगा, अभी हम बेटा पहले इस चीज़ को देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास जो है वो किस तरह से होती है। हमारे हम फाइंड करते हैं कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनमें सी क्लास एग्जिस्ट करती है उनको ले लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और इसी तरह से अगर हमने वर्ड गिवन क्लास को डिटरमिन करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि काउंट ऑफ वर्ड कॉमा क्लास। और ये जाहिर है ये +1 बेटा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम स्मूथिंग को भी साथ साथ जो है वो यूज़ कर लें, ताकि कोई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ना आए। ठीक है, तो ये समझिए लैप्लास स्मूथ हुआ हुआ है। ओवर काउंट ऑफ क्या होगा, द होल क्लासेस का काउंट प्लस द साइज ऑफ द वोकैबुलरी। ठीक है, ये आई होप आपको प्रॉब्लम बेटा समझ आ गई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने पहले प्रायर जो हैं वो बेटा हमने डिटरमिन करने हैं। प्रायर यानी प्रायर प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, ये दो ही क्लासेस हैं बेटा हमारे पास, गौर से देखिएगा। या तो एक क्लास सी है या एक क्लास है हमारे पास जे। यहां से आप देख सकते हैं 3 सीज हैं, एक जे है। तो बेटा प्रायोरिटी जो सी क्लास की होगी, टोटल हमारे पास बेटा 4 क्लासेस हैं, 3 दफा सी आया है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सी क्लास होगी वो 3/4 होगी। और जे क्लास बेटा क्योंकि 1 टाइम आई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन? तो ये याद रखिएगा बेटा, ये जो है ये हमने कहां से डिराइव की है, ये हमने यहां से डिराइव की है। ओके, इसमें बेटा कोई क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, अब हम बेटा बात करते हैं जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की। जाहिर है अब हमने इंडिविजुअल जो भी वर्ड्स यहाँ आ रहे हैं, जैसे चाइनीज है, बेजिंग है, और इस तरह से दूसरे ये जो वर्ड्स हैं, इनकी जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस क्लास से आ रहे हैं उनके साथ हमने जो है वो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी। अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर से देखिएगा, चाइनीज का जो वर्ड है वो सी क्लास में भी आ रहा है और जे क्लास में भी आ रहा है। और इसी तरह से चाइनीज का वर्ड अभी वहां पर भी आ रहा है जहां पर उसका लेबल अभी हमें पता नहीं है। इसी तरह से यहाँ बेजिंग का वर्ड देखिएगा, बेजिंग का जो वर्ड है ये सिर्फ सी क्लास में है। शंघाई का जो वर्ड है वो भी सी क्लास में है, मकाओ का वर्ड भी सी क्लास में है, टोक्यो जापान जो है ये जे क्लास से हैं। इसी तरह से यहाँ से देखिएगा कि अब हमने ये डिटरमिन करना है कि ये चाइनीज 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 टोक्यो जापान जो है ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो कैसे करेंगे, गौर से देखते जाएं जी। हम इंडिविजुअल वर्ड्स को लेंगे, जैसे कि ये, अगर आपको याद हो ये वाली चीज, ये वाला फॉर्मूला जी आप हमने यहाँ अप्लाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइनीज गिवन सी क्या होगा, गिवन सी जी बेटा। तो यहां पर नोट कीजिएगा क्या है, काउंट ऑफ डब्ल्यू कॉमा सी, और ये +1 भी है साथ में। जी जी बेटा, को बता सकते हैं ये क्या आ रहा है, 5+1 कहाँ से आ गया? सर सी 1 तो क्लास वो में 5 टाइम्स लेप्लास आ का रहा है है। ना। जी, आप बेटा एक और से देखिएगा, चाइनीज एक, गौर से देखें सी में आ रहा है जी, गौर से देखिएगा सी क्लास में आ रहा है। दूसरा चाइनीज सी में 2 हो 5 गए टाइम्स आ रहा जी, 3 हो गए जी, 4 हो गए, और 5 हो गए। ये देखिएगा 5 दफा चाइनीज जो है वो वर्ड आया है, पांचों मर्तबा किस में आया है जी, सी क्लास में है। ओके, तो बेटा ये जो 5 है ये गिवन सी क्लास है, याद रखिएगा। ओके, तो बेटा 5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, +1 हमने क्या किया हुआ है, गौर से देखो ये वाला, ये वाला, ये +1 है इधर। ओके, तो W, C जो है ना, यानी काउंट ऑफ क्या होगा, चाइनीज कॉमा सी। तो बेटा चाइनीज कॉमा सी जो है वो 5 है, +1 जो है वो ये स्मूथिंग का लैम्डा है। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे अब हम, किससे डिवाइड करेंगे, काउंट ऑफ सी। अब हमने ये देखना है कि जो सी है यानी सी क्लास है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो वो हैं वर्ड्स हैं वो कितने हैं। अब देखें 5 तो मैंने ये आपके सामने लेबल किए हुए हैं, जिनके गिर्द मैंने वो बनाया हुआ है जो है। बाकी कितने हैं इसमें, एक बेजिंग है 6, शंघाई है 7 और मकाओ है 8।
इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो सी क्लास में हैं वो 8 है। सॉरी ये प्लस था, इसके साथ 8 है जी। 8 का मतलब समझ आ गई बेटा कहाँ से है 8? जी हेलो जी क्लास। सर। तो ये जी सर, पाँच, वो फर्स्ट टू रो में से 6 और थर्ड रो में 5 2। ये था, 6 बीजिंग, 7 ये और 8 मकाओ, ऐसे ही है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यूं समझिएगा, यूं समझे हमने किया क्या है, हमने जो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स है ना सी में, हमने बेटा वो ले ली है और वो निकली है 8। देयर आर 8 वर्ड्स। और नोट कीजिएगा हमने डुप्लीकेट वर्ड्स को भी काउंट किया है, हमने ये नहीं किया कि हाँ अगर ये वोकैबुलरी होती तो उसमें आप डुप्लीकेट काउंट ना करते जी। जो अभी है वोकैबुलरी कितनी है, 6 टोटल है सर। वोकैबुलरी कितनी है, याद रखिएगा वोकैबुलरी साइज होता है टोटल साइज, इवन आपने जे को भी काउंट करना जी है। सर। जी बताएं जरा। मैं टोटल जो ये वोकेबलरी है वो तो 6 होगी ना कैसे, सर? वो यूनिक वर्ड्स तो 6 ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं पूरे कॉर्पस में। हाँ गुड गुड गुड। चलें लेबल करते हैं उनको यहाँ से, 1 2 ये है, 3 4 5 6। ठीक है बेटा। तो 6 जो हैं बेसिकली वो ये हैं। तो याद रखिएगा वोकैबुलरी होती है डिस्टिंक्ट वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स इन द कॉर्पस। और मैंने लेबल अंडरलाइन कर दिया, जाहिर है वो कॉमन था चाइनीज, वो एक दफा काउंट होगा। तो बाकी जितने भी हैं वो हमने सबकी जो है वो फ्रीक्वेंसी निकाल ली। और याद रखिएगा ये तमाम क्लासेस में होगी, यानी ये सी में भी और जे में भी, या जितनी भी क्लासेस हैं उन तमाम में बेटा हम इन्हें जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा ये वी भी वैल्यू आ गई। अब 6 डिवाइडेड बाय 14 है, तो ये होगा 3/7। जी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैंने पहला आपको डिटेल से समझा दिया कि ये चाइनीज गिवन सी क्लास सी कैसे डिटरमिन होगा। जी बेटा। जी कोई क्वेश्चन? ओके। अब हम देखते हैं टोक्यो गिवन सी, तो बेटा वही है। अब बजाय इसके कि मैं इसको डिटेल में आपको बताऊं, तो आप देख सकते हैं कि टोक्यो गिवन सी है ही कोई नहीं। सी क्लास में टोक्यो का वर्ड, यानी सी क्लास में ये 3 आते हैं, इनमें आपको देखिएगा टोक्यो का वर्ड नहीं है। टोक्यो का वर्ड है जे क्लास में, तो ये जीरो हो जाएगी सारी प्रोबेबिलिटी। तो जीरो थी। अब स्मूथिंग का आपको फायदा नजर आएगा, ये देखें। अगर आप इसको जीरो रहने देते, स्मूथिंग ना करते, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आती, जीरो। मगर क्योंकि हमने स्मूथिंग की हुई है तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/14। 0+1/डिवाइडेड बाय 8, 8 ही +6 ही रहेगा, वो हर एक के लिए इतना ही रहेगा। जी बेटा, क्वेश्चंस? कहीं क्वेश्चन हो मुझे बता दीजिएगा प्लीज हैं। ऑलराइट, जापान गिवन सी क्या होगा? अगेन इन तीनों में देखिएगा जापान है ही नहीं, तीनों में सी क्लास में। और हमने स्मूथिंग यूज की हुई, अगेन वो भी 1/14 की प्रोबेबिलिटी उसकी निकलेगी, जस्ट लाइक टोक्यो गिवन सी। चाइनीज गिवन जे, यस चाइनीज का वर्ड जे क्लास में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या आएगा, वन टाइम है वो। नोट कीजिएगा ये चाइनीज वन टाइम आ रहा है इधर यहाँ पर। तो ये 1+1/3+6 जी। यहाँ पर ये 3 आएगा, काउंट ऑफ सी। क्यों 3 क्यों आएगा? जी बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं बेटा सर क्लास? तीनों जी में सर। वो आया ना चाइनीज, इस वजह से सी तीनों में आ रहा हैं? है चाइनीज। ध्यान से, गौर से। टोटल 3 वर्ड्स हैं जे क्लास में। एग्जैक्टली जे क्लास में बेटा टोटल 3 वर्ड्स हैं। समझ आई? ये 3 जो है, ये 8 जो है, जी जी अगर सर। आपको याद नहीं है तो बेटा मैंने पहले करके भी दिखाए थे आपको। क्या हो गया है यहाँ पर, क्लास बेटा जे है तो हमने जे क्लास के अंदर काउंट ऑफ जी सी सर लेना वो बेटा। ठीक है, बिल्कुल काउंट सर, ऑफ वो सी। सी सर।
तो वही बात है यहाँ पर काउंट ऑफ जो उसका जे आएगा वो ये है कि कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर, वो 3 हैं। तो वोकेबलरी बेटा साइज 6 ही है। तो अगर हम इसको, ये 2 होगा डिवाइडेड बाय 9, तो ये 2/9 हो जाएगी। टोक्यो गिवन जे, टोक्यो 1 है उसमें, जे में आप देख सकते हैं। स्मूथ ऑपरेट, स्मूथिंग का 1 लगाया जी हमने, 3 + 6 ये भी 2/9 हो जाएगा। एंड जापान गिवन जे, वो भी क्योंकि 1 टाइम आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आप नोट कीजिएगा कि हमने इन तमाम जो जहाँ पर जो कॉर्पस था, जिनके लेबल्ड डेटा मौजूद था, हमने किया क्या है कि हमने हर वर्ड की हर क्लास के साथ प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर ली। ठीक है, अब करेंगे क्या? अब यहां से एक लेंगे, सी लिया और उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि सी क्लास में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी। इसी तरह से फिर हम बेटा क्या करेंगे, जे लेंगे यहां से और उसको इन तमाम के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो फिर जे में आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और दोनों को बेटा हम देख लेंगे, दोनों में बड़ा फिगर आर्ग मैक्स याद कीजिए कौन सा है, और जो भी बेटा आर्ग मैक्स होगा वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब वही बात आ गई, चूजिंग ए क्लास। तो सी गिवन D5, ठीक है, ये क्या होगी? ये याद रखिएगा, D5 का मतलब ये है, ये D5 इसको कह रहे हैं, ओके, कि D5 ये वाली एग्जाम्पल जो है, इसके सी में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जी बेटा, ये आपको पता चल गया ये किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं इधर, कैसे लेते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 3/4, मैं जरा इसको रेस करूं, बल्कि इधर से तमाम ये जो है इसको रेस कर देते हैं ये। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास लेंगे जी सबसे पहले, गौर से देखिएगा, ये जो फिगर है ये वाला, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इधर जो भी सी के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके साथ। ठीक है, और सी की जो वैल्यूज हैं वो ये वाली, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये 0.0003। उसी तरह से अब हम लेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, और 1/4 लेंगे जी, जो कि यहां आएगा ये। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी उसको ऑल द प्रोबेबिलिटीज जो कि जे की हैं, ये वाली, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0001। ओके, और अब हमने बेटा डिसाइड करना है कि जी क्या वो सी में जाएगा या जे में जाएगा, जी बताइएगा किस में जाएगा? जे में। लार्जर वैल्यू कौन सी है बेटा? सर ये सी है, सी में जाएगा। जी, क्योंकि वो 0 पॉइंट, अगर आप जीरोस बेटा इग्नोर कर दें, ट्रिपल जीरो इसमें भी है, ट्रिपल जीरो इसमें भी है, वो 3 है वैल्यू, वो 1 है वैल्यू, तो दिस इज लार्जर। इसका मतलब है इसकी जो क्लास निकलेगी वो सी निकलेगी, इसका मतलब है यहां पर बेटा सी आएगा। तो क्लासिफायर ने इसको क्लासिफाई कर दिया इनटू क्लास सी। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस इस एग्जांपल में? आई होप ये एग्जांपल जो है इसको काफ़ी डिटेल से हमने कर लिया है, और आपको अब पता चल गया है, लेट्स से आपको एग्जांपल दी जाए खुद सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जाहिर है अगर हम यहाँ पर एग्जांपल आपको दी गई, एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि स्पैम फिल्टरिंग जो है उसमें भी आपको पता है कि नाइफ बेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और स्पैम फिल्टरिंग बेसिकली जो है वो बाइनरी क्लास जो है वो प्रॉब्लम होती है, यानी इसमें दो पॉसिबल क्लासेस होती हैं, या वो स्पैम होती है लेट्स से यस, या वो हैम होती है लेट्स से नो। इसमें भी हम जो है वो जो है वो डिफरेंट जो है वो, सॉरी डिफरेंट कह रहा हूँ, नाइफ बेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये डिफरेंट, जिससे समझिए कोई टेक्स्ट है उन ईमेल्स में से,
जिसको क्लासिफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस मॉडल। तो जहाँ पर कोई मेडिसिन का जिक्र आ जाए, फार्मेसी का जिक्र आ जाए, डॉलर्स का जिक्र आ जाए, इम्प्रेस का जिक्र आ जाए, मैनी नंबर्स, सब्जेक्ट इज ऑल कैपिटल्स का आ जाए, ये कुछ समझ लीजिए क्लासेस हैं, ये फीचर्स हैं। HTML एज ए लो रेशियो ऑफ टेक्स्ट टू इमेज एरिया आ जाए, 100% गारंटीड का वर्ड आ जाए, क्लेम्स यू कैन बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट आ जाए, प्रेस्टिजियस नॉन अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज का जिक्र आ जाए। तो दीज आर ऑल एक्चुअली टेक्स्ट जिसको हमने क्लासिफाई करना है। तो ऐसे तमाम टेक्स्ट के ऊपर भी क्या करते हैं, इसी तरह से जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है जी, तमाम वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं और वहां से फिर क्लास जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। बाय द वे, ये जो स्पैम असिस्टेंट है ये ऑलरेडी जो है ये अपेची जो है उसका प्रोजेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो ये यूआरएल गिवन है जी यहाँ पर। और जो अपेची सॉफ्टवेयर है जी, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो तो नाइव बेस जो है वो स्पैम फिल्टरिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड नाइव बेस इज नॉट सो नाइव, वाई, वेरी फास्ट है। ये लो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स है इसकी, रोबस्ट टू इररेलेवेंट फीचर्स हैं। और इसका मतलब ये है कि इररेलेवेंट फीचर्स कैंसल ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग रिजल्ट्स। और वो हमने इसमें एक और काम किया था, हमने स्मूथिंग भी ऐड कर दी थी ताकि हमारे पास जो वो वर्ड्स हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, ताकि हमारे पास ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ना आए। वेरी गुड इन डोमेन्स विद मैनी इक्वली इम्पोर्टेंट फीचर्स। ओके, तो ये वहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा एक्चुअली रिजल्ट देते हैं, जहाँ पर जो नंबर ऑफ जो जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हों। ठीक है। ऑप्टिमल इफ इंडिपेंडेंस assumption holds true, if assumed independence is correct, then Bayes ऑप्टिमल क्लासिफायर है फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है। ऑप्टिमल से मुराद ये है कि ये हमेशा करेक्ट क्लास को प्रिडिक्ट करेगा। अ गुड डिपेंडेबल बेसलाइन फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी स्टार्टिंग के लिए अगर आप बेस नाइव बेस को यूज कर लें तो इट डजंट हर्ट। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप दूसरे क्लासीफायर्स जो हैं जैसे न्यूरल नेटवर्क के क्लासीफायर्स हैं या कोई और टेक्निक्स हैं, उनको भी आप साथ में कंपैरिजन के तौर पे यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि नाइव बेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। बट वी विल सी अदर क्लासीफायर दैट गिव बेटर एक्यूरेसी। यस, तो ये थी जी एक कंप्लीटली वर्क एग्जांपल। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अब हम देखते हैं जी व्हाट आर प्रिसीजन, रिकॉल एंड द एफ मेजर। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं असेसमेंट हैं, जिस जो कि क्लासिफायर्स की जाती हैं, जहाँ से उनके एरर समझ लीजिए, रेशियोज ऑफ एरर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं। ये तीनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इस वक्त भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं रिसर्च में। जी बेटा, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? सर ये जो अभी पढ़ा है ये तो तकरीबन लैप्लास से काफ़ी ज़्यादा इसकी कैलकुलेशंस मिल रही हैं, बस वो क्लासेस को के हिसाब से डाटा सेट दे दिया गया है जी और एंड पे आके बस क्लासेस के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जी बेटा, ऐसे ही है। मैंने बताया ना कि जो है नाइव बेस को एक्चुअली द फर्स्ट क्लासिफायर के तौर पे यूज किया जाता है, और उसके बाद इसके साथ दूसरे क्लासिफायर्स जो हैं उनको यूज किया जाता है जो ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और ज्यादा बेटर जो है वो एक्यूरेसी देते हैं। तो कंपैरिजन के लिए नाइव बेस को यूज कर लेना कोई कोई हर्ज नहीं है। ओके, सो अगर हमारे पास अब ये, अगर हम अब बेटा हमने समझना है कि प्रिसीजन किसको कहते हैं, रिकॉल किसको कहते हैं, और एफ मेजर किसको कहते हैं। ओके बेटा, तो सपोज दैट कि हमारे पास 2x2 का कोई टेबल है, कंटिंजेंसी टेबल है। इसमें सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड जो हैं वो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, एक करेक्ट है और एक नॉट करेक्ट है। टीपी मींस ट्रू पॉजिटिव। ओके, टीपी जो है वो बेटा ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव। एफपी जो है वो फॉल्स पॉजिटिव है। एफ एन जो है वो बेटा फॉल्स नेगेटिव है, और टी एन जो है वो ट्रू नेगेटिव है। ओके, तो जी बेटा ये नोट कीजिएगा इसका मतलब क्या है।
अब सोचें कि अगर कोई हमारे पास ऐसी लेट्स से एग्जांपल हो और हमने उसको करेक्टली क्लासिफाई किया है, तो बेटा वो हो जाएगी ट्रू पॉजिटिव। यानी हमने उसकी क्लास जो है वो क्या की है, करेक्टली क्लासिफाई की है। ठीक है, तो वो सिलेक्ट भी हो गई, यानी हमने उसको चूज भी कर लिया, तो बेटा वो होगी ट्रू पॉजिटिव। अब सोचो कि क्लास करेक्ट थी लेकिन हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया, गौर से देखिएगा, तो बेटा उसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? क्लास आवाज आ रही है बेटा? जी सर। जी। तो बेटा आपने इस पे जरा ध्यान देना है। तो क्लास जो है वो हमने करेक्टली आइडेंटिफाई की है मगर उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, तो ऐसी एग्जांपल को वी कॉल इट फॉल्स नेगेटिव। आप जरा गौर से देखिएगा, एक क्लास जो करेक्टली जिसकी जो थी वो क्लास करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं की गई लेकिन उसको सेलेक्ट कर लिया गया, दैट बिकम्स फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव। और वो क्लास जो करेक्ट भी नहीं थी और जिसको चूज भी नहीं किया गया, सेलेक्ट भी नहीं किया गया, वो होगी ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जी चीजें एक दूसरे के, एक ट्रू पॉजिटिव वर्सेस ट्रू नेगेटिव। गौर से देखिएगा, तो एक एक्सट्रीम पे ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव का मीन है वो बिल्कुल ठीक थी, क्लास भी ठीक थी और सिलेक्ट भी कर लिया गया। ट्रू नेगेटिव से क्या मुराद है, क्लास भी गलत थी और सिलेक्ट भी नहीं किया गया, उसको सिलेक्ट यानी जो क्लासिफायर उसने चूज भी नहीं किया गया। अब एरर आने के चांसेस ये हैं जहां पर ये मसले हैं दोनों, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये और ये जो हैं, दीज आर द प्रॉब्लम केसेस। ये दोनों प्रॉब्लम केसेस हैं। ये बात फॉलो कर रहे हैं? जी क्लास। जी जी सर। ओके, राइट। सो प्रिसीजन एंड रिकॉल क्या होती है? प्रिसीजन क्या होगी जनाब? प्रिसीजन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है? दैट इज परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स दैट आर करेक्ट। यानी हमने जिन आइटम्स को करेक्ट कहा है उनकी परसेंटेज कितनी है, वो हमारी बन जाती है प्रिसीजन। और रिकॉल क्या है? रिकॉल एक्चुअली जो है वो स्ट्रॉन्गर वर्जन है प्रिसीजन का। नॉर्मली रिकॉल को लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वो प्रिसीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो कैसे? नोट कीजिएगा, प्रिसिजन ये कहती है कि हमने करेक्ट आइटम जो हैं या करेक्ट जो है हमारे पास जो लेट्स से डेटा सेट था उसमें से हमने कितनी वैल्यूज को, कितनी एग्जांपल्स को करेक्टली क्लासिफाई किया है, वो बन जाती है प्रिसिजन। रिकॉल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो ये कहती है कि कितनी हमारे पास परसेंटेज है करेक्ट आइटम्स की जिनको हमने सेलेक्ट भी किया है। प्रिसिजन के अंदर सेलेक्ट नहीं होता, सिर्फ करेक्शन की बात होती है। यानी हम परसेंटेज सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं करेक्ट चीजों की। रिकॉल के अंदर हम दोनों चीजों की बात करते हैं जी, हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं उन चीजों की जिनकी क्लासेस भी करेक्टली आइडेंटिफाई हुई हैं और जो जिनको करेक्टली क्लासिफाई भी किया गया। ओके, और नीचे बेटा जो टेबल है वो आपके सामने होना चाहिए। असल में आपने क्या करना है, आपने टेबल को बना लेना है। और टेबल को बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि आप करेक्ट और नॉट करेक्ट, सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड, ये दो क्लासेस हैं जी हमारे पास। ठीक है, तो ये आप इनको बना लीजिए और यहाँ पर फिर टीपी, टीएन और एफ पी और एफ एन जो है इसको आपने नोट कर लेना। एक चीज गौर से देखिएगा, ये दोनों वैल्यूज जो अपर रो में है इनके साथ पी है, ये पॉजिटिव में है, तो पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी। और दूसरी रो में आपने ये